बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तुषार कंसल है। मेरी कंपनी का नाम कंसल्टेंसी वेंचर्स है। हम लोग पिछले 7 साल से 1000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स से जुड़े हुए हैं और पर्सनली मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से लीडरशिप स्टडीज़ की हैं, MBA किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और इंजीनियरिंग भी, डेलॉयट एंड टूश, ब्रांड कैपिटल, MTS जैसी कंपनीज़ में काम किया है। कंसल्टेंसी वेंचर्स में हमें रिसेंटली डॉक्टर किरण बेदी से अवार्ड मिला बेस्ट स्टार्टअप सपोर्टर का। तो आपने जो बात कही कि ये जो नया स्टार्टअप का एक मूवमेंट शुरू हुआ है, तो इस मूवमेंट का क्या रेलेवेंस है और कैसे इससे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस विषय में मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जब एकेडमिक इस संस्थान से बाहर आगे निकलते हैं तो वो उनको बहुत एक कॉर्पोरेट में एडजस्ट होने में बहुत समय लग जाता है और उनको पढ़ाई अलग चीज़ लगती है और जो असली ज़िंदगी जिसमें बिज़नेस होता है वो उनको थोड़ी अलग चीज़ लगती है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, और ये पूरा जो स्टार्टअप मूवमेंट शुरू किया है कि 2016 में 436 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थी, स्टार्टअप इंडिया में आज 75,000 से ज़्यादा है। तो ये जो उन्होंने शुरू किया है, इससे ये हुआ है कि हर शैक्षिक संस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल खड़ी हो गई हैं और यहाँ पर बच्चों को इंडस्ट्री के लोगों से मिलाया जाता है। उनको ऐसे ऐसे लोग आके एड्रेस करते हैं कि उन्होंने कैसे बिज़नेस शुरू किया, उन्होंने कैसे सारी जो प्रॉब्लम्स आई, अड़चनें आई, एक अच्छे लेवल की कंपनी बनाने में उसको कैसे उन्होंने फेस किया। उसमें कुछ भी हो सकता है कि कंपनी सेटअप कैसे करा, रजिस्टर कैसे करा, कैसे उन्होंने अपने एक सहयोगी ढूंढा, को फाउंडर ढूंढा, कैसे उन्होंने फंडिंग ढूंढी, कैसे उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को एड्रेस किया, टीम कैसे बनाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आइडिया एक बच्चे के पास है, लेकिन उस आइडिया को असली में एक कंपनी बनाकर एक संस्थान खड़ा करने में कैसे उसको इस्तेमाल करे, वो जो जर्नी है उसमें बहुत बड़ा जो गैप्स हैं, उन गैप्स को एड्रेस करने के लिए ये बहुत बड़ा एक कार्य हुआ है हमारे देश में और उसका नतीजा सबको दिख रहा है कि 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हो गई हैं, यानी $1 बिलियन से बड़ी कंपनी यूनिकॉर्न बोलते हैं। 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हो गई हैं और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहा है। आज के टाइम में अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो एक बिज़नेस के अंदर, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे गैप्स अभी भी हैं जो धीरे धीरे एड्रेस होने की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से इसी में स्टार्टअप इंडिया का बहुत बड़ा रोल है और हम जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और हम लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को और पूरे सिस्टम में अपना सहयोग करें और उस तरीके से उसको आगे बढ़ाएं कि वो अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकें। ये 80% से भी ज़्यादा रेट है फेलियर का। ऑलमोस्ट 92% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं या आगे जिस फॉर्म में शुरू हुए थे उस फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाते और उसका रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने चले थे, हमने उस प्रॉब्लम को ही शायद ढंग से नहीं समझा। तो उसका जो सॉल्यूशन स्टेटमेंट बनता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, वो भी शायद हम कहीं गलत बना देते हैं। तो एक रिसर्च हुई थी, उसके अंदर ये था कि 43% स्टार्टअप्स इसलिए क्लोज़ हो जाती हैं, इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी मार्केट ही नहीं थी। तो आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपने एक टेक्नोलॉजी का बहुत समझ है और आप एज अ टेक्नोलॉजिस्ट उस प्रोडक्ट को बनाते हो, तो आप कस्टमर फीडबैक को यूज़ नहीं करते, प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च को यूज़ नहीं करते, प्रॉपर आपका प्रोडक्ट नहीं बना तो प्रोडक्ट मार्केट फिट भी नहीं बना। प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट किस रेट पे बिके, किस तरीके से चैनल से बिके मार्केट में, किस प्राइस पे बिके, अगर उसको 3 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा टाइप बनाने हैं अलग अलग प्राइस के, वो कैसे बनाए जाएं। तो वो प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर ढंग से नहीं बनेगा तो आगे जाके उसका बिजनेस मॉडल भी नहीं बनेगा। और बहुत सारे
हमारे जो फाउंडर्स हैं वो मीडिया को देख के इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं कि हमें एक स्टार्टअप शुरू करनी है। उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ आप करोड़ों का देख के कि उसने 100 करोड़ का कर लिया तो आपको लगता है कि मैं भी करूं, आप मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन उस जर्नी के अंदर अगर आपको घुसना है तो आपको अपने आप को स्किल करना पड़ेगा। अपने आप को ऐसे स्किल्स देने पड़ेंगे जिससे आप टीम बनाएं, लीडरशिप करें, जिससे आप बिजनेस प्लान बनाएं, बिजनेस मॉडल बनाएं, और वहीं पे आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की सपोर्ट और हेल्प और मेंटरिंग की ज़रूरत होती है जो आपको सही तरीके से बताएं कि इसको कैसे सेट करना है, आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है। आप सपोज कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी पसंद हो, लेकिन आप कर रहे हैं कोर्स। अंदर से आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आपको नेचर पसंद है कि नेचर का ख्याल रखा जाए, तो आपको फिर उसी दिशा में जाके बिजनेस बनाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे एक मैंने देखा, एक सज्जन है, वो पॉन्ड कंजर्वेशनिस्ट है, और वो जो लेक्स होती हैं हमारे सिटीज़ के अंदर जो दब जाती हैं और उसके वो कूड़ा आ जाता है उसके अंदर, वो उसको रिवाइव करते हैं। तो उन्होंने एक सोशल मीडिया का मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने कहा मैं लेक्स को रिवाइव करूँगा। अब वो एक बिज़नेस बन चुका है। उसको बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो CSR फंडिंग दे रहे हैं, अभी उन्होंने 14वीं लेक को रिवाइव किया है बैंगलोर में। तो आप देखिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और करने के तरीके बहुत हैं, पैसा अवेलेबल है मार्केट में अच्छे आइडियाज़ के लिए, अच्छे लोगों के लिए, लेकिन आप पहले अपने आप को स्किल करो। और स्किलिंग सिर्फ एकेडमिक चीज़ों से नहीं होती, उसमें एग्जीक्यूशन, कैसे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, आपको अपने आप को भी स्किल करना है, और आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो आपकी विजन में बिलीव करें कि हाँ ये चीज़ हमको करके दिखानी है। और ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो दूसरा सक्सेसफुली कर रहा है वही आपके लिए भी ट्रू हो। आप ये देखो कि आपका मेन मोटिव क्या है, उसके जो भी आपका मोटिव है उसके अंदर आप एक करियर, एक बिजनेस, एक पूरा एक उसी दिशा में आप एक संस्थान बना सकते हो। देखिए, आप या तो कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप कोई एग्जिस्टिंग चीज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जिस दिन आप ये मानने चले कि ये चीज़ बेस्ट है, ये इम्प्रूव नहीं हो सकती, ये इससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकती, उसी दिन आपको मतलब इसका मतलब आपकी जर्नी रुक गई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्काइप का। स्काइप जब लोग यूज़ करते थे वीडियो कॉल्स के लिए, तो लोगों को लगता था कि स्काइप इज़ द बेस्ट, और इसलिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने स्काइप खरीद लिया। और उसके बाद और ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स थे जो वीडियो कॉल्स के लिए यूज़ होते थे। लेकिन जब कोरोना आया, तो मुझे याद है कोरोना से पहले एक हांगकांग वाले उनसे बात हो रही थी मेरी, तो वो कहते थे जूम कॉल पे आ। मैं कहता था ये जूम क्या है? तो उन्होंने मुझे बोला नहीं तो जूम पे आ, मैं स्काइप पे नहीं आऊँगा, बिकॉज जूम मुझे बहुत पसंद है। तो वो अपनी सारी बिजनेस कॉल्स के लिए जूम यूज़ करते थे और सबको बोलते थे आप जूम पे आओ। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब जूम यूज़ करा, मैंने ऐसे फीचर्स देखे जो मुझे लगता ही नहीं था कि पॉसिबल है। तो जो जूम के ओनर्स थे वो इसी बैकग्राउंड से थे, वो इसी इंडस्ट्री से थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये प्रोडक्ट अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। उन्होंने कन्विक्शन रखी, उन्होंने नई कंपनी खोली, जूम खोली, उसमें इन्वेस्टमेंट करवाया, फिर उसको प्रोडक्ट को डेवलप कराया। और जब समय आपके साथ होता है, कोरोना आया और जूम फ्रॉम लाइक $1.5 बिलियन की कंपनी थी, और जब कोरोना आया तो 42-43 बिलियन डॉलर्स की हो गई, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स। तो जब सही समय आएगा तो आपका कन्विक्शन मार्केट उठाएगी और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो जूम जो है आज एक प्रोडक्ट है, आज वो घर घर में यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली आपका जो किसी चीज़ की समझ अच्छी होनी चाहिए, सेक्टर की, प्रोडक्ट की, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। आजकल तो इम्पैक्ट के ऊपर बहुत काम हो रहा है कि आप एनवायरमेंटल, सोशल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि
आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ करो, अभी क्लाइमेट के ऊपर इतना एक्शन है, इतना पैसा डल रहा है, या फिर आप सोशल कॉजेज़ के लिए करो, वुमेन पार्टिसिपेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टीम्स के अंदर बढ़ाओ, उसके लिए भी बहुत मनी अवेलेबल है अगर आप उसमें कुछ कंपनी सेटअप करते हो, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की करप्शन कम हो, रेड टेप कम हो कंपनीज़ में, अच्छी तरह से वो कंपनीज चलें और अच्छे लीगल तरीके से काम करें, उसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत पैसा हो रहा है, बिकॉज ऑल राउंड अवेयरनेस बहुत है। तो आपको बहुत अच्छी रीडिंग करते रहने चाहिए, उसके साथ अच्छे लोगों से आपको एडवाइस लेनी चाहिए, अच्छे संस्थानों से जुड़ना चाहिए, और आपको एक अपनी जो जिस दिशा में आप करना चाहते हो उसमें मैं कई स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप अपना सोशल मीडिया पे ब्लॉग लिखो, मीडियम पे ब्लॉग लिखो, लोग उसको सोशल मीडिया पे डालो, लोग कमेंट करेंगे, आपको नए पर्सपेक्टिव्स पता चलेंगे कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये एक्चुअल में इसके ऊपर बाकी लोगों की क्या राय है, और जिनको जो इस सेक्टर से हैं। तो आप अपने आप को अवेयर करो, आप इवेंट्स में जाओ, आप विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करो, आप लोगों से बात करो, आपको अपनी राह और अपना रास्ता ज़रूर मिलेगा। देखिए, आजकल हम लोग एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। अगर दुबई में टैक्सेस, इनकम टैक्स ज़ीरो है, इंडिया में अगर 30% है, सिंगापुर में 15-20% है, आपका जो इन्वेस्टर है वो यूएस में बैठा है, तो वो तो हर चीज़ को तोल के देखेगा ना। वो ये देखेगा कि सिंगापुर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 है। वहाँ पे अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कोई नई टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराते हो और गवर्नमेंट को देते हो तो आपको गवर्नमेंट फंडिंग देती है, उसके साथ साथ आपको पीआर देती है। तो आजकल क्या है कि हर कंट्री एक दूसरे से कम्पीट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर आपको पता है कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करते हो तो आप 3 साल का इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले सकते हो स्टार्टअप इंडिया से। तो 3 साल तक आपको कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं देने। तो अभी मेरे पास दुबई से एक कॉर्पोरेट आए थे कि हम इंडिया में सेट करना चाहते हैं और हम कैसे इसमें टैक्सेशन एडवांटेज लें। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, आइडिया को सेटअप करने में कंपनी कहाँ सेटअप करो, टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी किस तरीके की सेटअप करो, प्रोप्राइटरशिप करो, पार्टनरशिप करो, प्राइवेट लिमिटेड करो, लिमिटेड पार्टनरशिप करो, वो एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि आप जो टीम है उसको कहाँ रखना चाहते हो, इंडिया में रखना चाहते हो, बाहर रखना चाहते हो, क्योंकि फंडिंग जो अवेलेबल है वो इंटरनेशनल है। आपको हांगकांग का आदमी भी पैसा डाल सकता है, सिंगापुर का भी डाल सकता है, इंडिया का भी डाल सकता है, दुबई वाला भी डाल सकता है, यूएस वाला भी डाल सकता है, यूके वाला भी डाल सकता है। तो सब कंट्रीज़ का एक कंपैरिजन हो जाता है। तो आइडिया से आगे बढ़ने के अंदर कंपनी सेटअप एक चीज़ है, फिर टीम बनाना एक चीज़ है, उसके बाद आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, आपको कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, उस टेक्नोलॉजी को हमें पेटेंट कराना है या नहीं कराना है, हमारा एंड कस्टमर कहाँ है, हम इंडिया में बेचेंगे, बाहर बेचेंगे, तो चैनल्स क्या रहेंगे। तो आपको वो पूरे स्पेशलिस्ट लोग चाहिए जो उस चीज़ को मैनेज करें। और आजकल सब चीज़ ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा CRM सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको अच्छा HR डेटाबेस चाहिए, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को कहाँ से अच्छे प्राइस पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके ऐसे लोगों से एसोसिएशन होनी चाहिए जो आपको अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस करें, आपको बिज़नेस दिलाएं, आपको मैनेजमेंट नो हाउ दिलाएं, आपकी मेंटरिंग करें। अब श्री कृष्णा ने बोला है भगवद गीता में कि असली मेंटरिंग वही है जहाँ पे आप सुनो ज़्यादा और दूसरे की प्रॉब्लम समझो। तो अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपसे एसोसिएट हों तो आपको लॉन्ग टर्म एसोसिएशन करना पड़ेगा ऐसे लोगों के साथ, और उनको टीम में एक स्थान देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये इस प्रोसेस का पार्ट हैं। और अच्छी बात यह है कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। इंटरनेट पे सब चीज़ें इंटरनेट ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है पूरे सिस्टम को, और बहुत सारी रिसोर्सेज, तरीके, प्रोसेसेस, लोग और हम जैसे लोगों का भी रोल उसी के अंदर आता है कि वी आर पार्ट ऑफ द सेम ग्लोबल विलेज।